हेलो फ्रेंड्स, तो अपना नेक्स्ट लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का अपन शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने है ना रदरफोर्ड के बारे में कुछ कुछ पढ़ा था, ठीक है। फिर अपन ने कूलॉम्स लॉ वगैरह हल्का हल्का देखा था, एक आइडिया लिया था अपन ने ना, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट वगैरह करते हैं वो अपने समझा था। और लास्ट जाते जाते अपन ने एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किया था। वो किसके ऊपर? डेरिवेशन के रादर द सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल अपन ने यूज किया था। और अपन ने क्या निकाल लिया था? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अपन ने निकाल लिया था, एंड इट वाज क्वाइट इजी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टर्म्स हैं जो अपन शुरुआत करने वाले हैं, है ना। आप सब ने इनको अपनी 9th और 10th क्लास में फिजिक्स के अंदर आराम से देखा होगा, ठीक है। जो टर्म्स अपने पास सबसे पहले क्या आने वाली हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्क्राइब व्हाट इज अ वेव, है ना। वेव क्या होती है? सिंपल से टर्म में अगर अपन डिफाइन करें कि वेव क्या होती है, कि इट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि ये एनर्जी के ट्रांसमिशन के काम में आती है ना, और कोई मैटर का एक्चुअल ना ट्रांसमिशन वगैरह इसमें नहीं होता है, ठीक है। खाली खाली क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। जस्ट लाइक रिपल्स इन वाटर, है ना, रिपल्स इन वाटर। अगर आप एक स्टोन अगर पानी के अंदर फेंकें तो रिपल्स बन जाती है, ठीक। तो क्या उसमें पानी मूव करता है? पानी मूव नहीं करता। पानी खाली क्या करता है? अपनी, है ना, जहां पे होता है वहीं पे क्या करता है? वो ऑसिलेट करता है, ठीक है। अब उस पानी के ऊपर, उस रिपल के ऊपर अगर अपन एक पेपर डाल दें तो पेपर क्या करेगा? धीरे 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 आगे मूव करता हुआ चला जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ? जो पेपर है अपना, एक क्या हो गया? एक तरीके से वो एक एनर्जी हो गया। जो एनर्जी आगे मूव कर रही है तो पेपर को आगे लेके जा रही है। और वाटर जो है अपनी ही पॉइंट पे क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, अप डाउन कर रहा है, ठीक है। तो मैटर का ट्रांसमिशन तो नहीं हुआ, बट क्या हो गया? इसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन हो गया, ठीक। अब कोई भी अगर अपन जनरल वेव की बात करें तो इस तरीके से अपन एक साइन कर्व बना सकते हैं। ऊपर ये जो पॉइंट नजर आ रहे हैं तो क्या बोल देंगे अपन? क्रेस्ट बोल देंगे। और जो नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट उसको क्या बोल देंगे अपन? ट्रफ बोल देंगे, सिंपल, ठीक। इसके बाद में अपने पास है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड अगर मैं आपको समझा दूं इसी डायग्राम के अंदर, तो व्हाट विल बी एम्पलीट्यूड? ये जो अपनी चीज है ना, ये जो अपनी चीज है, ये क्या हो जाएगी? अपनी एम्पलीट्यूड हो जाएगी। दिस विल बी एम्पलीट्यूड, है ना। ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड? इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पॉइंट और हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, है ना। तो ये भी एम्पलीट्यूड है। और अगर अपन यहां से निकाल लें इसको तो ये भी क्या आएगा? एम्पलीट्यूड ही आएगा। और ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, है ना। फोटो में हो सकता है आपको छोटा लगे, बड़ा लगे, बट एक्चुअली में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, है ना। इसका भी ये वैल्यू और ये वैल्यू, दिस विल बी एंटायरली इक्वल, ठीक। काफी आसान। नेक्स्ट वी हैव वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ, ठीक है। अब इसमें कैसे शो करें अपन? टू एडजेसेंट क्रेस्ट, है ना। एक तो ये क्रेस्ट हो गया, ठीक। यहां से मान लें, यहां तक मान लें, तो क्या हो गया? ये एक लैम्डा हो गया। ये क्या हो गया? एक लैम्डा हो गया, ठीक। ऐसे सोच सकते हैं, है ना, कि ये एक वेवलेंथ हो गया। और कैसे सोच सकते हैं? ये शुरू हुआ यहां पे एक वेव, एक ये कंप्लीट किया अपर, एक कंप्लीट किया डाउन, तो ये पूरा भी क्या हो गया? एक वेवलेंथ हो गया, है ना। अगर अपन यहां से लेके, लेट मी चेंज द कलर, अगर अपन यहां से लेके पूरा ये देखें, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपना एक लैम्डा के बराबर हो जाएगा। दिस विल आल्सो बी इक्वल टू लैम्डा, है ना। आई होप सबको नजर आ रहा होगा कि दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एक वेव पूरा कंप्लीट हो गया। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एक लैम्डा बोल सकते हैं। या फिर अपन टू एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये इसको भी लैम्डा बोला जा सकता है ना। देखो यहाँ पे भी एक, अगर आप बहुत गौर से देखोगे आपको समझ में आएगा कि एक वेव यहां भी कंप्लीट हो गया। कैसे? यहां से शुरू हुआ ये हाफ वेव, ठीक है, फिर ये पूरा खत्म हो गया, और यहां से और फिर वापस ये हाफ पार्ट बन गया, जो कि एक्चुअली में इसको अपन बोल सकते हैं ये वाला पार्ट शो कर रहा है, ठीक। तो एक पूरा जो कंप्लीट वेव होगा उसका जो डिस्टेंस होगा, है ना, एक्स एक्सिस पे, उसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे अपन लैम्डा। अब लैम्डा को अपन रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, है ना। लैम्डा को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट जो होती है क्या होती है? न्यूटन मीटर या एंगस्ट्रॉम। अब बेसिकली होता क्या है ये, है ना, ये अपनी यूनिट काफी काम आने वाली है इस चैप्टर के अंदर। तो मैं फटाफट समझा देता हूँ सारी की सारी यूनिट्स को, कि 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर्स, है ना। सेंटीमीटर में खुद कन्वर्ट कर लेना। 1 नैनोमीटर कितना? 10⁻9 मीटर्स होता है। 1 पिकोमीटर कितना? 10⁻12 मीटर होता है। एंड 1 फर्मीमीटर का 10⁻15 मीटर्स होता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है समझ में आ गया होगा, है ना। वेवलेंथ क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। लैम्डा से इसको अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट वी हैव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सिंपल समझेगा इसको अपन, कि नंबर ऑफ वेवलेंथ क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकंड, है ना। एक किसी पॉइंट से कितना वेवलेंथ निकल जाएगा पर सेकंड, उसको अपन क्या बोल देंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, उस पर्टिकुलर वेव की, ठीक है।
कैसे समझे इसको सिंपल तरीके से? सपोज करो अपन ने एक वेव निकल रही है ना, अ वेव इज लाइक पासिंग लाइक दिस, ठीक। अपन ने ये वाला पॉइंट चूज कर लिया और इस पॉइंट पे है ना अपन को ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया अपन ने ना, कि वी आर ऑब्जर्विंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना। तो अब इस अगर पॉइंट को अगर अपन देख रहे हैं, इस पॉइंट को अगर अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट से अब आगे कितनी वेव्स निकलने वाली हैं, है ना, इस पॉइंट से पर सेकंड कितनी वेव पास होंगी, वही क्या बोल देंगे अपन, फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। कैसे निकालने, बहुत इजी है इसको निकालने का तरीका, ठीक है। सपोज करो कि लेट स्पीड ऑफ वेव जो होगी वो v मीटर पर सेकेंड है ना, स्पीड ऑफ वेव कितनी है, v मीटर्स पर सेकेंड है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, v मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड कितना होगा, v मीटर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 सेकेंड में v मीटर्स है तो टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी आएंगी, है ना, कितनी वेवलेंथ पास करेगी, ठीक है। तो जो अपना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा सिंपल कितना होगा, v बाई लैम्डा के बराबर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी अपना, है ना। बिकॉज अगर सपोज करो v मीटर्स अगर वेव ट्रेवल कर गया, है ना, और हमको निकालना है कि कितना वेवलेंथ क्रॉस किया है, तो जो अपना वेवलेंथ अगर अपने लैम्डा मान रखा है ना, कि वेवलेंथ अपने कितना मान लिया कि वेवलेंथ इज लैम्डा, वेवलेंथ कितना है लैम्डा, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पासिंग, है ना, कि इन 1 सेकंड कितना हो जाएगा कि v डिवाइड बाय लैम्डा, तो इतना नंबर ऑफ वेवलेंथ जो होगा वो पास करेगा 1 सेकंड के अंदर। फॉर एग्जांपल अपन सिंपल समझे अगर, कि मान लो कि जो स्पीड थी, है ना, जो स्पीड थी वेव की, मान लो कि 10 मीटर्स पर सेकंड थी, कितनी थी, 10 मीटर्स पर सेकंड जो वेव की स्पीड थी, ठीक। हमको ये पता लग गया कि जो लैम्डा था, लैम्डा सपोज कितना 2 मीटर्स था, लैम्डा कितना था, अपन 2 मीटर्स मान के चल रहे हैं, दिस वाज द वेलोसिटी, ये v हो गया, ये अपना लैम्डा हो गया। तो अपना जो फ्रीक्वेंसी होगा कि 1 सेकंड में, है ना, 1 सेकंड में कितना वेव क्रॉस करेगा एक पॉइंट से, सिंपल कितना होगा 10 डिवाइड बाई 2, कितना पास करेगा, 5 पास करेगा, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया सबको सवाल कैसे अपन को सॉल्व करना है, कैसे अपन को अप्रोच करना है, कि अगर 1 सेकंड में जो वेव है वो ट्रेवल करता है v मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से, v अगर ट्रेवल करेगा और उसका जो वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो फ्रीक्वेंसी म्यू कितना हो जाएगा, v बाय लैम्डा हो जाएगा, सिंपल, है ना। अगर सपोज करो जो वेव है ना, अगर वेव का स्पीड सपोज करो, इफ स्पीड ऑफ वेव इज c का मतलब कितना होता है 3×10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, तो अपना जो फ्रीक्वेंसी म्यू होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, c बाय लैम्डा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, c बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला आपने कहीं जगह देखा होगा कि अपना जो वेव का जो स्पीड अगर c हो गया, c मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट, c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना इसमें अपन को। नेक्स्ट देखते हैं अपन टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल अ डिस्टेंस इक्वल टू 1 वेवलेंथ, है ना, कि एक लैम्डा के बराबर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना समय लगने वाला है, उसको अपन क्या बोल देंगे, टाइम बोल देंगे, ठीक। तो टाइम कितना हो जाएगा, सिंपल, टाइम हमेशा होता है क्या, बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, सिंपल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर अपन ने बोल दिया, एंड वी आर कंसीडरिंग वापस से कि इफ v मीटर पर सेकेंड इज स्पीड ऑफ if v मीटर पर सेकेंड इज स्पीड ऑफ वेव, ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल अ डिस्टेंस इक्वल टू 1 वेवलेंथ, है ना। तो बेसिकली हमको ये पता है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, लैम्डा के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है, बिकॉज हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपना, लैम्डा हो जाएगा, सिंपल, और स्पीड कितना है इसका, v, ये सिंपल टाइम पीरियड कितना आ गया, लैम्डा बाय v आ गया। और अगर अपन बात करें, है ना, कि अगर स्पीड ऑफ लाइट के केस से बात करेंगे तो ये आएगा लैम्डा अपॉन c आ जाएगा, लैम्डा अपॉन c आ जाएगा, और इसका जो यूनिट रहता है, यूनिट रहेगा सेकंड में रहेगा, है ना, मिनट्स में रहेगा, किसी में भी रहेगा, बट टाइम का यूनिट रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो देखो टाइम कितना आया, लैम्डा बाय c आया, है ना, टाइम कितना है, लैम्डा बाय c आया, और ऊपर फ्रीक्वेंसी कितना आया था, c बाय लैम्डा आया था, क्या आया था, c बाय लैम्डा आया था, बिल्कुल इनवर्स आया था। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो है ना, जो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक। फ्रीक्वेंसी क्या है, बेसिकली 1 अपॉन टाइम पीरियड ही है ना। मैथमेटिकली अगर अपन देखें तो काफी इजी है, अपने को याद रखना है इसको, रिलेशन को,
बिल्कुल इजीली अपन इसको निकाल भी सकते हैं और काफी इजी है याद रखने के लिए ना, कुछ इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो आफ्टर टाइम पीरियड वी हैव वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या होता है, काफी आसान है ना, रिप्रेजेंट करते हैं अपन इस तरीके से वी और बार के ऊपर, ठीक। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, है ना, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ कि मतलब एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट होंगी, सिंपल वो अपना क्या दे देगा अपन को, वेव नंबर बता देगा, ठीक है। जैसे कि लैम्डा अगर लेंथ होगी ना, अगर लैम्डा लेंथ होगी तो कितनी वेव प्रेजेंट होगी, एक वेव प्रेजेंट होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। लैम्डा लेंथ में कितनी आएगी, नंबर ऑफ वेव 1 के बराबर आएगी, है ना। अगर अपन एक यूनिट लेंथ ले लें तो नंबर ऑफ वेव कितनी आएगी, 1 बाय लैम्डा हो जाएंगी, कितनी देंगे 1 बाय लैम्डा, तो यही अपना वेव नंबर हो गया। सिंपल वेव नंबर कितना हो गया, वी जो वी बार है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा के बराबर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। बिकॉज इट विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन, है ना, वन सिंगल यूनिट, है ना, कि कितने एक यूनिट के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स आ रही हैं, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, है ना, 1 बाय लैम्डा की यूनिट क्या हो जाएगी, 1 मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, सिंपल, ठीक है। जो भी यूनिट की, जो भी लेंथ की जो यूनिट होगी उसको अगर अपन रिवर्स कर देंगे तो वही क्या बन जाएगी अपनी, है ना, लैम्डा की यूनिट बन जाएगी, ठीक। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रादर, व्हिच इज मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना, या फिर इसको बोलते हैं मैक्सवेल थ्योरी ऑफ EM रेडिएशंस, है ना, शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन इसको, EM रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी आल्सो नोन एज EM रेडिएशंस, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे होता क्या, मैं आपको समझा देता हूँ बहुत आराम से, ठीक है। आई होप सबको बोर्ड विजिबल होगा, ठीक। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे कंसिस्ट ऑफ, है ना, दे कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस। एक तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशंस और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड की रेडिएशंस, ठीक है। 2 तरह की रेडिएशंस को जब अपन मिला देते हैं तो क्या बनता है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनता है, ठीक है। अब ये जो रेडिएशंस होती हैं, ये जो रेडिएशंस होती है किस तरीके से होती हैं, अगर मैं आपको समझाना चाहूं, है ना, तो ध्यान से देखना है इसको, कि ये जो पिंक है, पिंक तो अपन ने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, ऑरेंज अपन ने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो पिंक है दोस्तों, जो पिंक है वो क्या है, पिंक तो है बोर्ड के प्लेन में है, पिंक क्या है, बोर्ड के प्लेन में है ना, ऐसे वर्टिकल जा रही है ऐसे, ठीक है। और जो ऑरेंज है वो कैसे जा रही है, ग्राउंड के प्लेन में जा रही है, वो कैसे जा रही है, ग्राउंड के प्लेन में जा रही है, इट इज ना पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक। तो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री पे है। इस तरीके से अगर अपन समझें इसको, है ना, आप मेरा हाथ देखें, ये मेरा हाथ देखें, ठीक है। अब ये जो है, ये कौन सा फील्ड है अपना, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये क्या है, बोर्ड के प्लेन में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और जो ये वाला जो ग्राउंड प्लेन है, इसमें कौन सा फील्ड है अपना, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये समझ में आ गया सबको, बहुत आसान, ठीक। तो दोनों आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री पे हैं, दोनों आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट समझते हैं अपन कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है किससे मिलके बनता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनता है, ठीक। सेकंड पॉइंट समझे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट इन परपेंडिकुलर प्लेन्स टू ईच अदर। ये हमने समझाई थी आपको कि एक प्लेन ऐसा आएगा, एक प्लेन ऐसा आएगा, दोनों के दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है। और अब इनका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो क्या है, इस तरीके से जा रही है वेव, वेव कैसे जा रही है, वेव इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है। तो एक का डायरेक्शन ऐसा है, एक का डायरेक्शन ऐसा है, उनका जो वेव का प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऐसा है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इससे, कि these planes are perpendicular to direction of propagation of wave, है ना। तो ये प्लेन आ रहा है अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का, ये भी क्या आ रहा है, दोनों वेव्स के क्या आ रहा है, ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, कि these planes, है ना, कौन से प्लेन्स, जिन प्लेन्स में ये वेव लाया करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव्स हैं वो लाया करती हैं, है ना, कि उनका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, एक्स एक्सिस में है, ठीक है। तो बेसिकली क्या समझ में आया अपन को, कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो क्या है, दोनों के दोनों प्लेन से, है ना, परपेंडिकुलर आ रहा है अपना, सिंपल, ठीक। तो दीज प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। थर्ड पॉइंट भी खत्म अपना। फोर्थ देखते हैं, बोथ द कंपोनेंट्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड एंड वेवलेंथ, है ना। जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रहेगा और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट रहेगा, दोनों की जो स्पीड रहेगी, वेवलेंथ रहेगी और फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो क्या रहेगी, दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम रहेगी। उनमें कोई भी ना अलग नहीं पैरामीटर होगा, दोनों के लिए क्या होगा, सेम पैरामीटर होगा, ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, है ना, उनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, है ना। दे कैन ट्रैवल इन एनी मीडियम, है ना, कोई जरूरत ही नहीं है किसी भी मीडियम की, तो है ना, तो हर मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। EM वेव्स, ठीक है, नॉट लाइक साउंड वेव, साउंड वेव को क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, बट EM वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक। ऑल EM waves travel with speed of light in vacuum, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं वैक्यूम के अंदर, सारी की सारी EM waves
सन से जो लाइट निकलती है वो भी क्या है, एक तरीके से एक ईएम वेव ही है, और बहुत सारा डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है ना, अर्थ में एंटर करने से पहले उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा वैक्यूम होता है। तो वहां पे जब वो ट्रेवल करती है तो किससे ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल वो करती है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, वी ऑल नो दिस। ठीक, नाउ दे आर एनर्जी कैरियर्स, है ना, दे आर एनर्जी कैरियर्स, सोर्स से एनर्जी लेंगे और टारगेट पे एनर्जी को पहुंचा देंगे। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसके, एक एग्जाम्पल आपको मैं बहुत बढ़िया बताता हूं, फिर अपन बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसके। सन की एनर्जी मैंने बताई आपको कि सन से जो एनर्जी है वो अगर अपन धूप में खड़े हो जाए तो अपन को गर्मी फील होने लग जाती है, तो क्या कर रही है वो, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं कर रही क्या, सन से लेके देखो कितना बिलियंस ऑफ, है ना, माइल्स वो दूर है अपन से, स्टिल वी आर गेटिंग द, है ना, व्हाट, वी आर गेटिंग द एनर्जी ऑफ द सन। एंड और उसका सोर्स क्या है, कैरियर कौन है, ईएम वेव उसका कैरियर है ना, कि ईएम वेव क्या कर रहा है, उसको एनर्जी को कैरी करता हुआ हम तक लेके आ रहा है। ठीक है, और एग्जांपल इसके डिस्कस करते हैं अभी। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं अभी ईएम वेव्स के, है ना। मैंने आपको एक सोलर एग्जांपल बताया कि सन से जो एनर्जी निकल रही है ना, वो क्या हो जाएगी, अपनी सिंपल ईएम वेव, उससे जो ईएम वेव जो है वो कैरी कर रही है उस एनर्जी को और हम तक पहुंचा रही है ना। ट्यूबलाइट, है ना, ट्यूबलाइट अपने सबके रूम में एक ट्यूबलाइट जरूर है, मेरे इस रूम में भी ट्यूबलाइट्स है। तो ट्यूबलाइट से जो एनर्जी निकल रही है और वो मुझ तक पहुंच रही है, उसको कैरी कौन कर रहा है, कौन कैरी कर रहा है उसको, ईएम वेव उसको कैरी कर रहा है। ठीक, एक हॉट आयरन अगर अपन ने सपोज करो, है ना, आप अपन जिस भी रूम में बैठे हैं, अगर अपन ने उस एक रूम के कोने पे ना बहुत दूर अपन से एक हॉट आयरन लाके रख दिया, क्या रख दिया अपन ने, हॉट आयरन को लाके रख दिया, और धीरे धीरे अपन उसको लगातार हीटिंग कर रहे हैं उसकी, तो अगर अपन बहुत दूर भी खड़े हो जाएंगे तब भी हमको उसकी जो हीट है वो फील होना शुरू हो जाएगी, है ना। ये सब इसको प्रैक्टिकली फील कर पाते हैं। आयरन छोड़ो, अपन ने कोयला तो देखा है ना, कोयला जल रहा है कहीं पे दूर, ठीक है, सबने कभी ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि कोयला जल रहा है और हम दूर बैठे हैं उससे, तब भी क्या मिल जाएगी अपन को, उसकी हीट मिल जाएगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर्दियों के, अपन जब अपनी लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो उसकी हीट अपन को मिल जाती है। तो हीट को कौन कैरी कर रहा है ना, कौन कैरी कर रहा है उस हीट को, ईएम वेव उस हीट को कैरी कर रहा है। ठीक है ना, तो 3 एग्जाम्पल अपने पास हो गए। चौथा एग्जाम्पल अपन समझ सकते हैं, अपन वी आर ऑल यूजिंग मोबाइल फोन्स, ठीक है। तो हमारा जो फिंगर होता है, हमारा जो फिंगर का जो टिप होता है, इससे भी लगातार एक इंफ्रारेड, है ना, जो बेसिकली वो जो भी एक ईएम वेव का टाइप है वो निकलता रहता है। तो जब भी, और हमारा जो फोन होता है उसके अंदर एक रिसीवर होता है, ईएम वेव रिसीवर, जब भी दोनों का कॉन्टैक्ट होता है दोनों के अंदर सिग्नल बन जाता है और फिर हम फोन को क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। आप कभी भी प्लास्टिक वगैरह से कभी कोशिश करके देखना फोन को चलाने की, नहीं चलेगा ना। उसके लिए एक स्पेशल मटेरियल जो होता है, कंडक्टिंग मटेरियल होना जरूरी है, जो ईएम वेव को क्या कर पाए, पास कर पाए, ठीक है। तभी जाके अपन क्या कर पाएंगे उसको, है ना, उसको सेंस कर पाएगा अपना फोन, और तभी जाके फोन का जो टच है वो काम करेगा। ठीक, टीवी का रिमोट अपना होता है ना, उसके अंदर एक आगे छोटा सा एक बल्ब टाइप का लगा होता है, उस बल्ब से भी क्या होता है, ईएम वेव निकलता है जो सिग्नल देता है अपने, है ना, डिवाइस को कि उसको क्या फंक्शन उसको करना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल क्या हो गए अपने ईएम वेव के एग्जांपल्स हो गए। और भी बहुत सारे एग्जांपल है ना, अपन बहुत सारे डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे मैं ये बोर्ड है ना, बोर्ड को मैं ये मूव कर रहा हूं तो मेरे फिंगर से क्या निकल रहा है ना, कुछ ईएम वेव निकल रहा है, तभी तो ये बोर्ड को क्या कर पा रहा है, उसको रिसीव कर पा रहा है, और इस बोर्ड को मैं ऐसे ऊपर कर पा रहा हूं, है ना। वेरी गुड एग्जांपल, है ना, अपने को अपने रूम में देखने को मिल गया। नाउ वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ ईएम वेव क्या है कि इट शोज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन शो करता है, इंटरफेरेंस शो करता है और डिफ्रैक्शन शो करता है ना। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सबको समझ में आता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होता है वो समझ लेते हैं फटाफट से। डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड द कॉर्नर, इसको अपन डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी अपने लिए इतना ही काफी है, फिजिक्स में जब आप पढ़ोगे उसको लाइट चैप्टर के अंदर तो बहुत डिटेल में पढ़ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरफेरेंस क्या होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव्स, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव्स। कैसे सब्ट्रैक्ट ऐड करते हैं कि सेम फेज, है ना, सेम फेज वेव्स आर एडेड एंड अपोजिट फेज वेव्स आर सब्ट्रैक्टेड। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय सेम फेज, सपोज करो एक वेव ऐसे आ रही है, एक वेव ऐसे आ रही है ना, और एक और वेव जो है वो भी क्या आ रही है, सेम इसी तरीके से आ रही है, ठीक है। तो अब ये वेव कैसी हो गई, दोनों के दोनों वेव सेम फेज में हो गई। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा, हमको जो रिजल्टेंट वेव क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, है ना। जो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका जो कंस्ट्रक्टिव हुआ, है ना, जो इसके अंदर जो इंटरफेरेंस हुआ, इसको अपन क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे इसको अपन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। व्हाट वी कॉल इट एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ दीज आर, है ना, waves in same phase
ये क्या है, वेव्स हैं जो सेम फेज में है, और बिकॉज सेम फेज में है तो अपन को अगर ओवरलैप करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, एक बड़ा वेव मिल जाएगा, ज्यादा एम्पलीट्यूड का या फिर ज्यादा एनर्जी का भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक और इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, सपोज करो एक वेव ऐसे आ रहा है ना, और एक और जो दूसरा वेव है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक, इसको अपन ने ऐड कर दिया, है ना। अब क्या होगा, इनके अपोजिट फेज हो गए, है ना, ये क्या है, अब अपोजिट फेज में है, now these are in the opposite phase, ठीक है। now because these are in the opposite phase, तो अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा, कैसा आएगा रिजल्टेंट, इट विल बी अ जीरो वेव, है ना, वेव ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऐसा वेव आएगा। इसको अपन क्या बोल देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोल देंगे दोस्तों इसको अपन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। सबको क्लियर हो गई ये चीज, है ना, बहुत इजी है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव होगा तो ऐड हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो बिल्कुल फ्लैट प्लेन हो जाएगा, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी तक अपन ने जितनी प्रॉपर्टीज देखी ऊपर, है ना, कौन कौन सी देखी अपन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, है ना। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव, है ना, ये किसी कैरेक्टरिस्टिक है, वेव की कैरेक्टरिस्टिक है, एंड दीज प्रूव दैट जो अपना ईएमआर होता है वो क्या होता है, एक वेव होता है ना, ईएमआर क्या होता है, अपना एक वेव होता है, ठीक है। तो अपन ने क्या कंक्लूड कर लिया, उस समय में क्या कंक्लूड कर लिया गया कि जो ईएमआर है वो एक वेव है ना, बट जो ईएमआर अपना होता है, बट ईएमआर आल्सो शोज, है ना, ईएमआर आल्सो शोज फिनोमिना लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये तीन फिनोमिना जो है ना, ये तीन फिनोमिना है, ठीक है। अब ये तीन फिनोमिना भी ईएमआर शो करता है, ठीक है। अब ये जो तीन फिनोमिना है ना, ये बेसिकली वही चीज शो कर सकती है जो पार्टिकल नेचर रखती हो, है ना, जो क्या रखती हो, पार्टिकल नेचर रखती हो, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैं आपको हल्का सा एग्जांपल दूं तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि वहां पे बेसिकली क्या होता है कि लाइट पड़ती है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है ना, लाइट पड़ती है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा, जब कोई चीज आके उसको स्ट्राइक करेगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये हल्का हल्का पार्टिकल नेचर भी अपना शो कर रहा था, ठीक है। तो अब ये सारी जो चीजें थी, है ना, कौन कौन सी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये सारे जो फिनोमेना थे ये मैक्सवेल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। हम वन बाय वन तीनों को पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे अपन, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन अपने केमिस्ट्री के ओरिएंटेशन से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम हल्का सा एक उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, है ना, वहां पे अपन वीन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व वगैरह काफी अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो वहां पे आप इसको देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, हाँ। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अपने सिलेबस में है, तो इनको अपन अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपना ये ईएम का जो रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है, ये पूरे पूरे स्पेक्ट्रम है अपना, इसको फटाफट समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, देन विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, इस तरीके से पूरा स्पेक्ट्रम होता है ना। अपन को ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है। जो विजिबल जो रीजन होता है ना, वो ऐसे विबग्योर में बटा हुआ होता है। जो विबग्योर का जो वी होता है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 400 नैनोमीटर के आसपास होती है, और रेड जो कलर होता है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 700 नैनोमीटर के आसपास में होती है ना। हल्का फुल्का शिफ्ट कर सकता है, ये 380 भी हो सकता है, ये 720 भी हो सकता है ना, हल्का फुल्का शिफ्ट कर सकता है। एकदम इस पर कसम खा के एकदम याद मत कर लेना इसको, हल्का फुल्का फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है इसमें, ठीक है। तो अलग अलग सोर्स में अलग अलग ही वैल्यू दे रखी है, बट अप्रोक्सीमेट रेंज यही रहती है ना, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में, ठीक। तो अपन को समझ में आ रहा है कि अपन जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लैम्डा इंक्रीज कर रहा है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वी कैन से लाइक दैट कि फ्रॉम कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक से अगर अपन कहां जाए, टुवर्ड्स द रेडियो वेव जाए, है ना, टुवर्ड्स द कहां जाए, रेडियो वेव्स जाए, तो क्या 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 हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ अपनी क्या हो रही है, वो इंक्रीज कर रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज करे तो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी, बिकॉज जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी बाय लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सिंपल सी बाय लैम्डा होता है, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी
और जो वेवलेंथ है वो अपोजिट है एक दूसरे के, वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना। और जो अपनी जो एनर्जी होती है ना, अपन प्लांक में पढ़ने वाले हैं कि जो एनर्जी होती है किसी भी जो वेव की, और प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के, है ना, किसी प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम कॉस्मिक रेज टू रेडियो वेव्स, है ना, जो एनर्जी होती है दोस्तों, एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस, है ना। हम कहां मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव्स की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। तो तीन चीजें अपन को यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है ना, क्या क्या, कि लैम्डा तो इंक्रीज हो रहा है ना, लैम्डा तो क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी लगातार घट रही है, और एनर्जी जो है वो भी लगातार घट रही है ऑन मूविंग फ्रॉम कॉस्मिक टू रेडियो वेव्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा अपना जो ईएम का जो स्पेक्ट्रम था ये अपन ने समझ लिया। ठीक है, इसको अपन को सीक्वेंस बस याद रखना है कि पहले कॉस्मिक आता है, फिर गामा आता है, फिर एक्सरेज आता है, फिर यूवी आता है, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो एंड, है ना, रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रहेगा तो अपने लिए इजी रहेगा। कभी कभी सवाल आ सकता है ना, कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, 3-4 ऑप्शन दे देगा किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है सबसे ज्यादा, तो अपन को पता होना चाहिए क्या सीक्वेंस था, उसी की सीक्वेंस के हिसाब से अपन आंसर कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, हमको हर किसी का वेवलेंथ वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, रेंज वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। एक अपने को पैटर्न याद होना चाहिए कि ऑन मूविंग फ्रॉम कॉस्मिक टू रेडियो, है ना, द वेवलेंथ व्हाट इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, सिंपल, इससे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं, है ना, वी विल स्टार्ट द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एंड पॉसिबली हम खत्म भी कर देंगे प्लैंक्स को, तो अब अगले टर्न पे अपन मिलते हैं एंड वी विल स्टडी द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। चलो गाइस, थैंक यू।